Good morning, students. Today we have to start chapter number 4, that is organization of data. चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ की 5 स्टेजेस होती हैं. फर्स्ट स्टेज कलेक्शन ऑफ डाटा एंड सेकंड स्टेज इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. तो कलेक्शन ऑफ डाटा को हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था कि हाउ टू कलेक्ट डाटा, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा. ओके, नाउ इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द सेकंड स्टेज, दैट इज organization of data, that how to organize, how to use data, how to classify data, how to differentiate data, what are the methods of organization. So let us start from introduction. When an investigator collect data for an investigation, जब इन्वेस्टिगेटर के द्वारा डाटा कोलेक्ट किया जाता है, दीज आर जस्ट रो डाटा, तो वो डाटा सिर्फ रो नेचर का होता है, अनऑर्गेनाइज्ड नेचर का होता है. मीन्स देखो, जब हम डाटा कोलेक्ट किया, ओके, तो हम उससे कोई भी कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते, क्योंकि कंक्लूज़न निकालने के लिए पहले हमें उस डाटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे हमने पॉपुलेशन की, मतलब सेंसिस की, ओके, एक विलेज में कितने लोग रहते हैं तो उनको काउंट किया. तो जब तक हम उसको क्लासीफाई नहीं करते तब तक उस डाटा का कोई पर्पस नहीं है. तो हम उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, ओके, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, मेल, फीमेल. तो इस तरह से हम डाटा को क्लासीफाई करते हैं, फिर ही हम उस डाटा से कोई कंक्लूज़न, कोई रिज़ल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. तो जब डाटा को कलेक्ट करते हैं तो वो डाटा होता है रो डाटा. रो डाटा आर नॉट कैपेबल ऑफ रोटिंग एनी मीनिंगफुल कंक्लूज़न. तो उससे हमें कोई भी डाटा, कोई भी मीनिंगफुल कंक्लूज़न, रिज़ल्ट हम नहीं फाइंड आउट कर सकते. दिस इज़ जस्ट अ लाइक ऑफ लैम्प ऑफ क्ले विदाउट एनी स्पेसिफिक शेप. तो हम बात करें, अगर ये क्ले की तरह है, जब तक वो रो डाटा है तब तक उससे हम कोई भी शेप, मीन्स कोई भी रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते. डाटा आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड बिफोर दीज आर प्रेजेंटेड. तो प्रेजेंटेशन से पहले हमें डाटा को क्लासीफाई करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स in such a form that comparison of similar data may be facilitated. तो हम क्या करते हैं, डाटा को क्लासीफाई करते हैं. जैसे मैंने बताया मेल और फीमेल, तो हम इसके अलग अलग कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, कि कितने मेल है, कितने फीमेल है. तो फिर उस क्लासीफाई करने के बाद फिर ही हमें उससे कोई कंपैरिजन किया जा सकता है, कोई रिज़ल्ट निकाला जा सकता है. एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ क्लासिफिकेशन. तो जो इम्पोर्टेंट मेथड है कि क्लासिफिकेशन कर लो. ऑर्गेनाइजेशन का एक मेथड है क्लासिफिकेशन करना, ग्रुप्स में डिवाइड करना. तो इसका मेथड है क्लासिफिकेशन. नाउ व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? देयर आर 200 फैमिलीज इन अवर लोकेलिटी. मान लो हमारे एरिया में 200 फैमिलीज रहती हैं. यू हैव कलेक्टेड रिगार्डिंग देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन, साइज ऑफ फैमिली. तो ये सारा डाटा हमने कलेक्ट करना है. वट दिस डाटा विल बी लिटल यूज अनलेस यू नो हाउ मेनी फैमिलीज आर एजुकेटेड, हाउ मेनी आर अनएजुकेटेड. तो इस डाटा को कलेक्ट करने के बाद तब तक वो डाटा हम कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते जब तक उस डाटा को क्लासीफाई नहीं करते कि कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं. ओके, तो सो दिस इज़ द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन. कैटेगरीज में डिवाइड करना, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन करना. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन? इन द वर्ड्स ऑफ कॉर्नर इकोनॉमिक्स है, तो उसने बोला क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स आइदर एक्चुअली और notionally in groups of classes according to their resemblance and give expression in the unity of attributes that may exist amongst or diversity of individuals. तो इसमें उन्होंने बताया कि जो भी कैटेगरीज हैं, हम सिमिलर नेचर वालों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सिमिलर मीन्स जितने एजुकेटेड हैं उनकी कैटेगरी अलग, अनएजुकेटेड की कैटेगरी अलग. तो सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स वालों को हम अलग अलग कैटेगरीज में
डिवाइड कर देते हैं। तो जितने भी एजुकेटेड पर्सन होंगे वो आ जाएंगे हमारे फर्स्ट कैटेगरी में, जितने भी अनएजुकेटेड हैं वो आ जाएंगे हमारे सेकेंड कैटेगरी में। सो नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट वन इज़ ब्रीफ एंड सिंपल। डाटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू प्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्म दैट अपीयर्स टू बी ब्रीफ एंड सिंपल। तो डाटा को सिंपल और ब्रीफ शो करने के लिए हम उसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सेकेंड इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स यूजेस को बढ़ाना। तो जब हमने उस डाटा को क्लासीफाई कर दिया तो उसके बाद उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको यूज़ करना ईजी हो जाएगा। मान लो 100% है तो ये 100 हम उससे कोई कंक्लूज़न नहीं निकाल सकते। बट अगर हमने बता दिया कि 80% एजुकेटेड है, 20 अनएजुकेटेड है, तो उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, उसको यूज़ करना ईजी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन एनहांस यूटिलिटी ऑफ डाटा आउट सिमिलैरिटी विद इन द डाइवर्स सेट। क्योंकि पहले क्या था, अलग अलग कैटेगरीज थी, बट जब हमने डिवाइड कर दिया, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स वालों को अलग अलग कर दिया, तो उसकी यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। थर्ड इज़ डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस मतलब अलग अलग करना। तो जो सेम कैटेगरी वाले उनको अलग कर दिया, जो दूसरी कैटेगरी वाले उनको अलग कर दिया। थर्ड कंपेरेबिलिटी। कंपेयर करना भी इजी है। अब हमें पता चल रहा है एजुकेटेड 80 हैं और अनएजुकेटेड 20 है, तो इस तरह की डाटा को आफ्टर क्लासिफिकेशन डाटा को कंपेयर करना भी आसान हो जाता है। फिफ्थ इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। Classification facilitate arrangement of data in a scientific manner which increases their reliability। तो अगर हम साइंटिफिकली अरेंज करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, तो वो डाटा रिलायबल भी है, क्योंकि हमने पूरे सोच समझ के जो एजुकेटेड वाले हैं उनको अलग कर दिया, अनएजुकेटेड वालों को अलग कर दिया। तो ये एक साइंटिफिक मेथड है। ओके, तो डाटा रिलायबल भी होगा कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। सिक्स्थ इज अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अब देखो 100 दिखाना अट्रैक्टिव नहीं लगता, बट अगर उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दे, 80 एजुकेटेड है, 20 अनएजुकेटेड है, तो डाटा क्या लगेगा, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट थर्ड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। कैसी होनी चाहिए गुड क्लासिफिकेशन की, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंसिव। हर एक यूनिट को इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसे ना हो 100 में से हमने 90 को इन्वॉल्व किया, 10 यूनिट्स रिमेनिंग रहेगी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, तो सभी यूनिट को हमें इक्वली इन्वॉल्व करना पड़ता है। जैसे 70 आ गई, 20 आ गई, तो हमने 10 यूनिट छोड़ दी, तो ये गुड क्लासिफिकेशन नहीं है। सभी यूनिट्स को इन्वॉल्व करना है, जैसे 80 और 20, तो सभी 100 की 100 को ही इन्वॉल्व करो, दैट इज़ गुड क्लासिफिकेशन। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स इंक्लूड ईच एंड एवरी आइटम। सेकेंड इज़ क्लैरिटी। हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, होमोजीनियटी होनी चाहिए। होमोजीनियटी मतलब एजुकेटेड 80 हैं, तो इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड ही हों, 20 अनएजुकेटेड हों तो इसमें सिर्फ अनएजुकेटेड ही हो। ऐसे ना हो एक आधा एजुकेटेड डाल दो, नहीं, मतलब डिफ्रेंशिएशन होना बहुत ज़रूरी है। सूटेबिलिटी, हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सूटेबल होनी चाहिए। स्टेबिलिटी, स्थिर होनी चाहिए। ऐसे नहीं पहले हमने बोल दिया इसमें 80 है, इसमें 20 है, फिर हमने बोला नहीं इसमें 85 है, इसमें 15 है, नहीं, वो स्टेबल होनी चाहिए। गुड क्लासिफिकेशन उसी को बोलेंगे जिसको हम लॉन्ग पीरियड तक यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आज आपने क्या कुछ लर्न करना है, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, what are the objectives of classification and what are the characteristics of good classification. Okay, thank you.